कांग्रेस की सीट थी, तो कांग्रेस का दावा था, संख्या बल नहीं था। पर जब उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं उस हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए। देखिए खास बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हैवानियत भरी एक दास्तां सामने आई है, जहां 55 साल की महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दरिंदे ने अपनी हैवानियत भरी करतूत को छुपाने के लिए महिला की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस मामले की सरगर्मी के साथ तहकीकात कर रही है। शर्मसार हुई माया नगरी। पचपन साल की महिला से रेप। रेप के बाद पीड़ित की हत्या। देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सड़कों पर दरिंदे बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जिसने महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुभर कर दिया है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, कोई भी महिला बेखौफ होकर घर से निकलने से डर खाती है। ऐसी ही डर और इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात माया नगरी मुंबई से सामने आई है। दरअसल माया नगरी के घाट कोपर में रहने वाली एक महिला के साथ एक हैवान ने हैवानियत का गंदा खेल खेला, और जब उस हैवान का इतने से भी दिल नहीं भरा तो उस दरिंदे ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उस बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार कर उसका शव नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब वहां से गुजर रहे लोगों की नजर नाले में पड़े शव पर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात तो शुरू कर दी है। इस घटना को किसने अंजाम दिया है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन पुलिस की माने तो ये ब्लाइंड केस होने की वजह से इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। पुलिस इलाके के लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पता लगाकर गिरफ्तार किया जा सके। न्यूज़ डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। उधर भोपाल से कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां इस कत्ल में कातिल एक पति है, जिसने पत्नी से परेशान होकर उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर थाने जाकर खुद ही अपना गुनाह भी कबूल लिया। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। शादी के बंधन में बंधते वक्त दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर का साथ देने का वचन देते हैं।
लेकिन जब उसी शादी में कड़वाहट आ जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश के भोपाल में, जहां एक पति राजेश निखार ने अपनी पत्नी कौसर निखार को मौत की घाट उतार दिया। दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी। शुरुआती कुछ साल तक दोनों के बीच सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के बीच में हर छोटी बड़ी बात को लेकर विवाद होने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि इनका विवाद तो कई बार थाने भी पहुंचा। लेकिन पुलिस ने घरेलू विवाद में दोनों के बीच समझौता कराकर उन्हें वापस घर भेज दिया। मगर किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि पति पत्नी के बीच चल रहा ये विवाद इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन इस विवाद में दोनों में से किसी एक को जान से हाथ धोना पड़ेगा। रोजाना की तरह दंपति के बीच फिर से झगड़ा हुआ, लेकिन इस दौरान राजेश इस कदर गुस्से में आ गया कि उसने अपना आपा खो दिया और कौसर को बेड से पीट कर उसे मौत की नींद सुला दिया। राजेश ने खूनी खेल को अपने 2 बच्चों के सामने ही अंजाम दिया। एक व्यक्ति है राजेश निखार, उसकी शादी 10 साल पहले कौसर बी से हुई थी। कौसर निखार हो गई थी और 2 बच्चे हैं उनके। इनके 7-8 साल से लगातार तनाव और झड़प आपस में चल रही थी। एक सिविल कोर्ट में भी मामला इसने मारपीट का इसने लगाया हुआ है और उसका ये कहना था कि लगातार पुलिस से शिकायत, कोर्ट में शिकायत, इनका विवाद चल रहा था 7 साल। तो उसने आज सुबह 5 बजे लगभग बच्चे के खेलने वाले बेड से पत्नी को मारा। पत्नी को मारने के बाद थाने में आकर उसने सूचना दी। इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद राजेश खुद पुलिस थाने पहुंचा और अपना जुर्म कबूल करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौकाए वारदात पर पहुंच कौसर के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल तो आरोपी पति को उसकी परेशानी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन उसकी परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ गई है। उसे अब पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में बंद रहना होगा और इस वारदात का सबसे बुरा असर तो इस दंपति के दोनों बच्चों पर पड़ेगा, जिन्हें अब अनाथों की तरह ही रहना पड़ेगा। भोपाल से सुरेश पटेल के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। बिहार में प्रशासन जनता की सुरक्षा के लाख दावे करता हो, लेकिन इस वारदात ने राज्य के दावों की कलई खोल कर रख दी है। प्रदेश में आम आदमी तो दूर की बात, खाकी भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, थाने में थानेदार को उतारा मौत के घाट, गोली मारकर की हत्या, गांव के पंचायत पर लगा आरोप। बिहार में अब सुशासन की पोल खुलने लगी है, या यूं कहें कि धीरे धीरे बिहार गुंडा राज में तब्दील होता जा रहा है। सुशासन राज, जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां आम लोग तो दूर, खाकी भी खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। इसकी वानगी देखने को मिली हाजीपुर के वैशाली जिले में, जहां के जुड़ावनपुर थाने में तैनात एक थानेदार समेत 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हैरत की बात यह है कि इस खूनी खेल को थाने में ही अंजाम दिया गया। दरअसल वैशाली के एसपी के मुताबिक गांव के पूर्व मुखिया श्रीकांत राय और चौकीदार शिवपूजन सिंह के बेटे में झगड़ा चल रहा था। थाने पर दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थे, जहां फिर से उनके बीच विवाद शुरू हो गया, जिसमें थानेदार अनिल कुमार ने बीच बचाव की कोशिश की। तभी अचानक पूर्व मुखिया और उसके समर्थकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। थाने में हुई इस फायरिंग में थाना प्रभारी अनिल कुमार समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान थाना प्रभारी अनिल कुमार और एक स्थानीय निवासी सुधीर कुमार की मौत हो गई, जबकि तीसरे जख्मी शख्स का इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव का शव पटना से हाजीपुर ले जाया गया। हाजीपुर के पुलिस लाइन में शव पहुंचा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। प्रशासन इस घटना को जमीनी विवाद से जोड़कर देख रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विवाद गन लाइसेंस को लेकर हुआ था। आपको बता दें, श्रीकांत राय इस इलाके के दबंग मुखिया माने जाते हैं और इससे पहले भी उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो ये भी आश्वासन दे रही है कि इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
फिलहाल घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हाजीपुर से मतीन के साथ कमल दीक्षित की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में बढ़े अपराधों का ग्राफ। आप बने रहिए हमारे साथ। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तीन जनवरी को दिल्ली पुलिस साल 2013 के दरमियान देश की राजधानी में हुए आपराधिक मामलों का लेखा जोखा पेश करने वाली है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2012 की तुलना में साल 2013 में हम आपको बता दें कि आईपीसी के तहत दर्ज किए गए कुल मामलों में लगभग 20,000 से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। भले ही इसके पीछे पुलिस ये दावा करे कि बढ़े हुए मामलों में ज्यादा एफआईआर दर्ज करने की वजह से सामने आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि ये आंकड़े राजधानी दिल्ली में बीते साल राजधानी में बढ़ी हुई अपराधों को उजागर करते हैं। क्या है हकीकत इन आंकड़ों की, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2013 में राजधानी में बढ़े आपराधिक मामले। - 2012 के मुकाबले 20,000 से ज्यादा हुई वारदात। क्या अपराधियों के हौसले हुए बुलंद? या इन आंकड़ों के पीछे की वजह है कुछ और? जी हां, भले ही राजधानी दिल्ली में पुलिसिया व्यवस्था में सुधार के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन यह भी हकीकत है कि तमाम सुधार के बावजूद राजधानी दिल्ली में अपराध और अपराधी कम होने का नाम नहीं ले रहे। साल 2013 के खत्म होने के बाद जो आंकड़े देखने और सुनने को मिले, कम से कम उन्हें देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि साल 2013 में राजधानी में रिकॉर्ड स्तर तक वारदातों में इजाफा हुआ है। साल 2012 की तुलना में साल 2013 में 20,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए, जो सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बीते साल आपराधिक मामले बढ़े हैं। 2012 और 2013 में दिल्ली में दर्ज कुल आईपीसी मामलों की तुलना की जाए तो ये साफ होता है कि 2012 की अपेक्षा 2013 20,000 से ज्यादा वारदातें घटी। बड़ी वारदातें सिर्फ बलात्कार और छेड़छाड़ ही नहीं,
बल्कि हत्या, लूट, डकैती जैसे अन्य संगीन मामलों में भी हुई। इन आंकड़ों को अगर बारीकी से जांचा जाए तो साफ पता चलता है कि साल 2013 में हत्या, लूटपाट, दुष्कर्म जैसे मामलों में 64% तक का इजाफा हुआ है। साल 2012 में जहां बलात्कार के 623 मामले सामने आए थे, वहीं साल 2013 में ये दुगने से भी ज्यादा हो गया और आंकड़ा बढ़कर 1398 तक पहुंच गया। साल 2012 में छेड़खानी के जहां 616 मामले सामने आए थे, वहीं साल 2013 में ये बढ़कर 2905 हो गया। हत्या की कोशिश जैसे संगीन मामलों की बात की जाए तो 2012 में राजधानी में हत्या की कोशिश के 395 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं साल 2013 में ये आंकड़ा 505 तक पहुंच गया। लूटपाट की अगर बात की जाए तो साल 2012 में लूटपाट के 510 मामले सामने आए, वहीं साल 2013 में ये बढ़कर 838 हो गया। 5 साल 2012 में अपहरण के 2646 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2013 में ये आंकड़ा 3764 हो गया। साल 2012 में झपटमारी के जहां 991 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं साल 2013 में ये आंकड़ा 1568 तक जा पहुंचा। इसके अलावा भी तमाम अन्य श्रेणियों में भी वो मामले जो आईपीसी के अंतर्गत आते हैं, साल 2013 में उनमें भी इजाफा देखने को मिला। हालांकि अफसरान इसके पीछे की वजह लोगों में आई जागरूकता को बताते हैं। पुलिस विभाग की तरफ से दलील दी जा रही है कि पहले कई बार लोग अपने साथ होने वाले मामलों की शिकायत ही दर्ज नहीं कराते थे, लेकिन पुलिस 16 दिसंबर की क्रांति से आई जागरूकता और कोर्ट के उस निर्देश का हवाला दे रही है जिसके तहत पहले एफआईआर करने के बाद जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मसलन पहले ज्यादातर मामलों में महिलाएं अपने साथ हुई छेड़खानी या बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आती थी, लेकिन अब वो न सिर्फ सामने आ रही हैं, बल्कि हर कीमत पर इंसाफ चाहती हैं, जिसकी वजह से एफआईआर ज्यादा दर्ज हुए और नतीजा आईपीसी मामलों में रिकॉर्ड उछाल के रूप में सामने आया। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी जस का तस बना हुआ है कि मान भी लिया जाए कि लोगों में आई जागरूकता का नतीजा ये हुआ कि ज्यादा शिकायतें दर्ज करवाई गई और आईपीसी के मामले सीधे सीधे बढ़ गए। इसका मतलब साफ है कि ना तो अपराध कम हुए और ना ही अपराधी। आपराधिक मामलों के में ये इजाफा महज इस बात सूचक नहीं है। पुलिस अपने काम को लेकर ज्यादा गंभीर हुई और जिम्मेदारी समझते हुए ज्यादा शिकायतें एफआईआर में तब्दील बढ़े हुए ये आंकड़े इस और भी इशारा करते हैं कि राजधानी में 2000 की अपेक्षा अपराध भी ज्यादा हुए और अपराधियों की संख्या भी ज्यादा, जो चिंता का विषय है। कैमरामैन सतीश के साथ चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने भी किया। आरोप जो है अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप संगम नगरी में हैं तो हो जाएं होशियार, क्योंकि आपकी जेब में रखे गांधी के नोट नकली हो सकते हैं। अगर जरा सी भी सावधानी ना बरती तो आपको चूना लग सकता है, क्योंकि इलाहाबाद में बेखौफ होकर घूम रहा है एक गिरोह। नकली कारोबार का बड़ा जाल। असली और नकली में फर्क करना होता है मुश्किल। असली और नकली की पहचान नहीं है आसान। बिल्कुल असली की तरह दिखता है ये नकली नोट। सावधानी नहीं बरती तो लग सकता है चूना, क्योंकि ये असली नकली नोटों का चक्कर है। अपनी जेब चेक कीजिए, अपने पर्स में पड़े नोटों की जांच कीजिए। कहीं आपके पास रखे नोट नकली तो नहीं? क्या नकली है, क्या असली, इसकी पहचान करना भी आसान नहीं, क्योंकि हूबहू असली नोटों की तरह ही दिखते हैं नकली नोट, जिन्हें देख आप भी खा जाएंगे चक्कर। धड़ल्ले से हो रही नकली नोट की सप्लाई। पूरे देश में फैला हुआ है इस काले कारोबार का नेटवर्क। कौन है जो कर रहा है फेक करेंसी की जालसाजी, हम दिखाएंगे आपको। कैसे फल फूल रहा था नकली नोटों का ये गोरख धंधा, कौन कौन है इस जालसाजी के खेल में शामिल, हम बताएंगे आपको। क्योंकि इलाहाबाद क्राइम ब्रांच ने नकली नोट के गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया है। इलाहाबाद से सईद रजा के साथ अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। यूपी के इलाहाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि नकली नोटों का यह जखीरा देश के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी सक्रिय है, जो नेपाल, पाक समेत पश्चिम बंगाल में नोटों को सप्लाई करते हैं। नकली नोटों का जखीरा बरामद। गिरोह में महिला भी शामिल। देश भर में फैला है काले कारोबार का नेटवर्क। इलाहाबाद में क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि नकली नोटों का ये जखीरा देश के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी सक्रिय है, जो नेपाल, पाक समेत पश्चिम बंगाल में नोटों को सप्लाई करते हैं। संगम नगरी में नकली नोटों का काला कारोबार जारी है। एक बार फिर इलाहाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 लोगों समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 1.5 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। नकली नोटों का ये जखीरा पाकिस्तान, नेपाल और पश्चिम बंगाल के मालदा से आता है और वहां से इसे भारत के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। बरामद किए गए नकली नोट इतनी बारीकी से तैयार किए गए हैं कि नोट दिखने में हूबहू असली जैसे लगते हैं, जिनकी पहचान करना बेहद मुश्किल है। नकली नोटों का एक बड़ा रैकेट जो जनपद इलाहाबाद और आसपास के इलाके में काम कर रहा है, जो कि वेस्ट बंगाल से नकली नोट ले आता है और इलाहाबाद और इसके आसपास के इलाके में चलाता है। उसका एक सरगना था मुश्ताक, जो नकली नोटों के मामले में नैनी जेल में बंद है। इसकी पत्नी मर्जीना को आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया इसके 2 साथियों के साथ, जिसमें इसके पास से 1.5 लाख रुपए नकली नोट 1-1 हज़ार रुपए के बरामद हुए हैं। इसके बारे में थाना कोतवाली में मुकदमा कायम किया जा रहा है और इनको जेल भेजा जा रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर नकली नोटों के मामले में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब अगले महीने भर के अंदर इन 7 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए शातिरों का कहना है कि मालदा में सप्लायरों को ये नकली नोट 40% कीमत पर मिलते हैं, जिसके बाद सप्लायर अलग अलग शहरों में फैले एजेंटों को 50 से 60% कीमत पर देते हैं। बाद इनकी खपत बाजार में की जाती है। वहीं इलाहाबाद के एसएसपी का कहना है कि गिरोह इलाहाबाद समेत आसपास के इलाकों में नोटों को चलाते हैं। गिरफ्तार की गई महिला का पति मुश्ताक
नकली नोटों के गिरोह का मेन सरगना है, जो पिछले कई महीनों से नैनी जेल में बंद है। नकली नोटों के इस जखीरे की गिरफ्तारी के बाद भले ही इलाहाबाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन प्रदेश में हो रही जालसाजी से आए दिन लोगों की मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है और प्रदेश पुलिस इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इलाहाबाद से सैयद रजा के साथ हेमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कांग्रेस का जो चेहरा है, कहीं ना कहीं उन चेहरों में आज भी बैकबोन लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो कमी है काफी। प्रमोद तिवारी का वो शख्सियत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में पार्टी के अंदर एक वो बैकबोन माने जाते हैं। दिल्ली आने में इतनी देर कैसे हुई? देखिए, ये तो कैप्टन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाए। मैं एक दिन खाली तो नहीं बैठा। 1980 में मैं राजनीति में आया, तब से खाली तो हुई। 9 चुनाव हुए, 9 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 9 बार मैं जीत के आया, और जब जीत के आया सरकार रही, मंत्री बनाया, नहीं रही। जहां पे एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के विरोध में खड़े रहते हैं और आप के नाते कहीं ना कहीं वो साथ में आ गए। हालांकि यूपीए को उन्होंने सपोर्ट बाहर से दे रखा है, लेकिन आपके मामले में वो खुद सपोर्ट में आ जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, क्या हम ये माने कि प्रमोद तिवारी की शख्सियत कांग्रेस पार्टी से बड़ी है, या मुलायम सिंह यादव जी थोड़े बड़े दिल के हो गए जिन्होंने आपके मामले में अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति ना तो एक इंसान के तौर पर रखा? ये सीट कैसे खाली हुई, बाय इलेक्शन कैसे हुआ? कांग्रेस के रशीद मसूद जी थे, उनका कन्विक्शन हुआ दुर्भाग्य से एक प्रकरण में। नई सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके हिसाब से उनकी सीट खाली हुई। अब चूंकि कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस का दावा था, संख्या बल नहीं था, पर जब उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं उस हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए। देखिए खास बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक, बेखौफ। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, एन मौके पर आपने भी किया। आरोप जो अब अडवाणी जी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश
देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मुंबई फास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। मुंबई फास्ट में बात करेंगे कि क्यों आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले की रिपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार ने यूटर्न ले लिया। साथ ही कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने अपनी ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की धमकी आखिर क्यों दी। साथ ही हम बताएंगे कि आपको मायानगरी में बढ़ते अपराध की और रूबरू कराएंगे हर छोटी बड़ी खबर से। आप बने रहिए हमारे साथ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सख्त ऐतराज के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श जांच रिपोर्ट पर यू टर्न ले लिया। सरकार ने अब इस सिलसिले में जस्टिस पाटिल की रिपोर्ट को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है। हालांकि सरकार ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि इस मामले में किसी नेता या मंत्री पर आपराधिक मामला बनता है या नहीं। गाज अफसरों पर ही गिरेगी। आदर्श रिपोर्ट में यू टर्न, महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला पलटा। कैबिनेट ने आदर्श रिपोर्ट स्वीकार की। पहले महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट खारिज कर दी थी। आदर्श घोटाले की जांच रिपोर्ट को खारिज करने वाली महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दखल के बाद यू टर्न ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने आंशिक तौर पर मंजूरी दे दी है। हालांकि सभी 13 मुद्दों को स्वीकार नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान समेत कई कांग्रेसी दिग्गजों की मुसीबत बढ़ सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने महाराष्ट्र विधानसभा में 20 दिसंबर को पेश की गई जांच की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन 5 दिन पहले कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ किया था कि ये मुख्यमंत्री की निजी राय है। घोटाले की जांच रिपोर्ट को खारिज किए जाने के फैसले पर फिर से विचार करने की बात कही थी। आदर्श आवास सोसाइटी की विवादित 31 मंजिला इमारत का निर्माण शहीदों के परिजनों को फ्लैट देने के लिए किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में तत्कालीन राजस्व मंत्री रहते हुए अशोक चौहान ने 40% फ्लैट गैर कानूनी तरीके से अन्य लोगों को देने के आदेश दे दिए थे। इनमें उनके 2 करीबी रिश्तेदारों को भी फ्लैट मिले थे। आदर्श आवास घोटाले में सीबीआई 4 जुलाई 2012 को करीब 10,000 पन्नों का आरोप पत्र विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल कर चुकी है। इस आरोप पत्र में चौहान सहित करीब 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। बहरहाल आदर्श घोटाला सामने आने के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने 9 नवंबर 2010 को पद से इस्तीफा दे दिया था। वे इस मामले के आरोपियों में शामिल हैं। जिस तरह से रिपोर्ट के खारिज होने के बाद उसे दोबारा मंजूरी मिली है, उससे साफ जाहिर है कि घोटाले करने वाले दोषियों पर कार्रवाई होगी, जिसमें बड़े बड़े मंत्रियों पर फंदा पड़ सकता है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, आदर्श सोसाइटी घोटाले मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जो जांच रिपोर्ट है अब उसको स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल, इसे पूरी तरह से कांग्रेस का आदर्श बताया जा सकता है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए, और जैसे ही कांग्रेस के युवराज ने
यहाँ पर सीधे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन पर लगाम कसी, तो तुरंत ही बाद ये पूरा जो है राजनीति चर्चा का विषय बन गया है। अलग अलग तरह की पार्टियां इस पर राजनीति खेलनी शुरू कर दी हैं। अचानक ही इस तरह की खबर आती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर के आज कैबिनेट में बैठते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दुनिया भर की बातें मुख्यमंत्री ने की, लेकिन अंत में जब आदर्श की बात आई तो वो उठते चले गए। लेकिन फिर मीडिया ने उन्हें रोका टोका और ये पूछा कि आदर्श के बारे में आज क्या क्या चर्चाएं आपकी हुई हैं। साफ तौर पर वो बचते ही निकलते चले गए। उन्होंने एक ही चीज गाई है जो कि पहले भी गाई थी कि जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जितने मंत्री हैं, जितने आला अधिकारी हैं, सब पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो सीबीआई है वो अपने तरीके से जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुटी हुई है। लेकिन और भी कई यहाँ पे प्रश्न थे, सवाल थे, लेकिन सीएम ने उसका जवाब देना ठीक तरह से नहीं समझा। सीएम ने ये कहा है कि हम सब बैठ करके इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से हमने यहाँ पर लिया हुआ है और जो भी इसमें मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्री थे, उन सुनील तटकरे और राजेश टोपे, इन दोनों के बारे में सीएम का कहना है कि ये साफ सुथरे हैं। और लेकिन धर्मेंद्र, महाराष्ट्र सरकार ने अब जांच रिपोर्ट स्वीकार कर ली। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता इस मामले में फंस सकते हैं। अब बिल्कुल, जहां तक आज बात की गई है, कांग्रेस के जो बड़े नाम हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हैं, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे हैं और जो दिवंगत नेता थे वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये जो मुख्यमंत्री साहब का साफ तौर पर ये कहना है कि बाकी और नेता जो हैं वो साफ सुथरे छवि के हैं, लेकिन जो अशोक चौहान है उन पर कहीं ना कहीं बिजली गिर सकती है। लेकिन फिर भी कई सवालात मुख्यमंत्री से किए गए। नाप तोलकर अगर इस पूरे व्यंग को एक छोटे शब्दों में कहा जाए तो मुख्यमंत्री ने पूरा का पूरा जो ठेका है वो आला अधिकारियों पर सौंप दिया है। मंत्रियों को यहाँ पर बचाने की पूरी तरह से हरकत की जा रही है। जी धर्मेंद्र, जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद क्या कांग्रेस सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गंभीर है? बिल्कुल, एक तरह से कहा जा सकता है और पिछले 1 हफ्तों से इसी तरह का बाजार, इस खबर में बाजार गरमाया हुआ है कि आम आदमी पार्टी की ही राह पर सारे जो पार्टियां हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं। खबर कई तरह की यहाँ पर रोजाना ही देखी जा रही है और कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चलते हुए अपने आप को साफ सुथरा छवि बताने की पूरी कोशिश में लगातार जुटी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें ये आदर्श घोटाले की, तो कांग्रेस इस मुद्दे को जो है साइड में ही रखना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से अचानक कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने इस पर जोर लगाया है और फटकारा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, तो ये एक मजबूरी हो गई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये जो मुद्दा है इस पर चर्चा करने का, साथ ही साथ यहाँ की जो विरोधी पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, मनसे, कई पार्टियां यहाँ पर शामिल है, साथ ही साथ इनके जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की भी पार्टी है, सभी खुद भी जोर लगा रहे हैं। इन पार्टियों के जो दिवंगत एक नेता है वो भी विरोध में आ रहे हैं। तो यही एक खास वजह मानी जा रही है कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने अचानक आज कैबिनेट बुलाया है और ये आदर्श घोटाले पर एक मजबूत चर्चा की है। जी बिल्कुल, कांग्रेस आलाकमान के दबाव के बाद ही इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। धर्मेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में बिजली की कीमत कम करने का मुंबई में भी असर दिखा है। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। यही नहीं, उन्होंने बिजली सस्ती ना करने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की धमकी भी दी है। पहले मुफ्त पानी, फिर रैन बसेरों की सुविधाएं और फिर बिजली के आधे दाम। दिल्ली सरकार के एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसलों से जहां देश भर में आप समर्थक जोश से लबरेज हैं, वहीं दूसरी पार्टियों के लिए ये सिरदर्दी की एक बड़ी वजह बनती जा रही है। दिल्ली में लिए गए फैसलों का असर देश भर में दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में बिजली के दामों में कटौती को लेकर खुद कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजय निरुपम ने अपनी इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान को एक खत भी लिखा। खैर अपने रेगुलेटर से
कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं, जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं, उनके बिजली बिल के दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। आपकी चाल चलने लगे कांग्रेसी। क्या आपके दबाव में झुक रही हैं पार्टियां? आपके राजनीतिक दबाव के आगे दूसरी पार्टियां भी नतमस्तक होती दिखाई दे रही हैं। वहीं आपने भी दूसरी पार्टियों को उनसे सीख लेने की नसीहत दे डाली कि ये सारी पार्टियां जो हैं जनता की पॉलिटिक्स करना तो भूल ही चुकी थी। इनको तो ये लगने लगा था कि भाई पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि बस जनता की वोट किसी तरह से भी उनकी वोट बटोर लो, संसद बन जाओ, एमएलए बन जाओ, सरकार बना लो और उसके बाद लूट मार करके सरकार चलाओ। अब धीरे धीरे इनको आम आदमी पार्टी से समझ में आ रहा है कि भाई पॉलिटिक्स होनी क्या चाहिए। दिल्ली की राजनीति में जलवा दिखाने वाली आपके हौसले भी बुलंद हैं और अब उसकी नजरें महाराष्ट्र में लगी हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बाद साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पार्टी इन्हीं चुनावों को लेकर आगे की रणनीति बनाने में जुटी है। इलेक्ट्रिसिटी और पानी ये दो बड़े मुद्दे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जितना कम इलेक्ट्रिसिटी आती है, जितना पावर कट होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ और प्राइसेस, ये तीनों चीज है। पानी का जो गांव में और शहर दोनों में मुद्दा है, पानी का वाटर टेबल कम हो रहा है, इरिगेशन का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, पानी का शॉर्टेज है सब जगह। इसके उपरांत हम फार्मर के इश्यूज के ऊपर काफी वर्क करना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बिजली की कीमतों को कम करने के संकेत दिए हैं और इस पर विचार करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि इस फैसले का असर दिल्ली से कोई संबंध नहीं है। उधर राज्य में अपनी पैठ बना रही आम आदमी पार्टी विरोधियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। यहाँ आप छोटे दलों से भी अपने गठजोड़ बनाने की जुगत में लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में पार्टी दिल्ली की तरह ही महाराष्ट्र में भी कोई करिश्मा दिखा पाएगी। अमित दत्ता, चैनल 1 न्यूज। तो आपका असर मुंबई में भी दिखाई दे रहा है, वहां भी बिजली के दाम कम करने की मांग की जा रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, आपका असर मुंबई में भी दिखाई दे रहा है। संजय निरुपम मांग कर रहे हैं कि बिजली के दाम करे जाएं, कम किए जाएं, अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो अपने सरकार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस एक दीवा स्वप्न में जी रही थी और आम आदमी ने जिस तरह से दिल्ली में झटका दिया है, उसको देखते हुए कांग्रेस की का जो पूरा जो एक नेताओं का जो लाइन है वो लड़खड़ा गई है और कहीं ना कहीं से आम आदमी का जो असर है वो कांग्रेस पर भी होने लगा है। और यही कारण है कि संजय निरुपम जो बहुत ही लोकप्रिय सांसद है मुंबई के, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का मूड बना लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने संभाल लिया पूरा मामला और कहा कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पहल की है और आम आदमी का भरोसा जीता है, उसे देखते हुए कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो नेता है, वो बिल्कुल बौखला गए हैं और कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल का जो असर हो रहा है उसी रास्ते पर जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी आशुतोष, तो क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई बयान आया है कि संजय निरुपम ने जो मांग की है उस पर उन्होंने क्या फैसला लिया है? देखिए, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो वो अभी आदर्श घोटालों की जो जांच की मांग चल रही है उसको लेकर काफी बहुत मुश्किल में है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कल शाम को ही कहा था कि हम बिजली के दर को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं। तो इस पर पहले से ही काम करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया, उसमें सफलता मिली है केजरीवाल को, उसका असर निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर हो रहा है। हालांकि इस बात को स्वीकार करने में कांग्रेसी हिचक रहे हैं, चाहे वो सांसद संजय निरुपम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हो। तो अपने आप को कहीं ना कहीं से वो पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं इस सीन में कि हम सबसे आगे हैं और हम भी जनता के साथ हैं।
तो बाजी मार के लेके आम आदमी को बाजी जनता जो है आम आदमी के ऊपर भरोसा करती है, लेकिन कांग्रेसियों को लगता है कि आने वाले दिनों में हम भी आम आदमी को कहीं ना कहीं से एक बार फिर से जोड़े, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी की राह पर अब कांग्रेस सरकार भी चलती दिखाई दे रही है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। की मनमानी, साफ की सनद, हाथ सफाई दे, बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए, चाव से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई नासिक रोड पर एक बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसमें करीब 27 लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए के साथ मुख्यमंत्री कोटे से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि सामने से आ रहे टेम्पो ड्राइवर की गलती की वजह से बस ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और बस खाई में जा गिरी। पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस की मदद से बस में सवार 40 यात्रियों को बाहर निकाला गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हैवानियत भरी एक दास्तां सामने आई है, जहां एक 55 साल की महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दरिंदों ने अपनी हैवानियत भरी करतूत को छुपाने के लिए महिला की निर्मम हत्या कर दी। शर्मसार हुई माया नगरी। पचपन साल की महिला से रेप। रेप के बाद पीड़ित की हत्या। देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सड़कों पर दरिंदे बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जिसने महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुभर कर दिया है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, कोई भी महिला बेखौफ होकर घर से निकलने से डर खाती है। ऐसी ही डर और इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक वारदात माया नगरी मुंबई से सामने आई है। दरअसल माया नगरी के घाट कोपर में रहने वाली एक महिला के साथ एक हैवान ने हैवानियत का गंदा खेल खेला, और जब उस हैवान का इतने से भी दिल नहीं भरा तो उस दरिंदे ने अपना गुनाह छुपाने के लिए उस बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार कर उसका शव नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब वहां से गुजर रहे लोगों की नजर नाले में पड़े शव पर पड़ी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात तो शुरू कर दी है। इस घटना को किसने अंजाम दिया है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन पुलिस की माने तो ये ब्लाइंड केस होने की वजह से इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में
काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। पुलिस इलाके के लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पता लगाकर गिरफ्तार किया जा सके। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। नवी मुंबई कलम्बोली स्थित टाटा स्टील के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग देर रात तक 10:30 बजे के आसपास लगी थी। घटना स्थल पर दमकल की कई गाड़ियों ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग ने कुछ ही देर में एक भयंकर रूप ले लिया। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर मुंबई के मंगरूल बुद्रुक गांव इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में जुट गई है, साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के साथियों की खोजबीन कर रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। दरअसल इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत पुलिस में लाचार पति ने दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के सामने भी डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, जिसके बाद आपा खोते हुए पुलिस ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज तमाम डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी और मोर्चा निकालकर कार्रवाई की मांग की है। तो पुलिस ने डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिससे डॉक्टर नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। उधर नवी मुंबई में सिडको द्वारा आम आदमी के लिए लॉटरी से घर निकालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन फॉर्म की कीमत 500 रुपए रखे जाने और ग्राहकों को 5 लाख डिपॉजिट करने की शर्त के लोगों ने, हम बताएं, काफी नाराजगी इस विषय को लेकर जब नागरिकों से बात की गई, तब लोगों का यही कहना है कि सिडको की ये योजना आम आदमी के लिए नहीं है। जिस तरह सिडको ने फॉर्म के बदले नोट ऐंठने की चालाकी की है, यह सरासर गलत और फरेब है। जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में काम करने के लिए बड़े स्टार्स एक रोल के लिए करोड़ों रुपए और रॉयल्टीज लेते हैं, वहीं उसी खरबों की बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े जूनियर आर्टिस्ट 1-1 रुपए के लिए मोहताज हैं और अपने हक के लिए भूख हड़ताल करने और सड़कों पर उतरने को मजबूर है। लेकिन अभी तक बॉलीवुड से किसी भी बड़े कलाकार या प्रोड्यूसर ने उसकी सुध तक नहीं ली। कई सालों से बंद कन्वीनियंस चार्जेस को फिर शुरू करने की मांग को लेकर करीब 8000 सिने आर्टिस्ट सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार से हड़ताल पर चले गए हैं। अंधेरी वेस्ट में अंबानी अस्पताल के पीछे बन रहे सिने आर्टिस्ट भवन के सामने चल रहे आंदोलन में आर्टिस्ट आरिफ शेख भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारी कुछ जो बहुत ही मूलभूत मांगे हैं उनमें है कि 500 रुपए हर कलाकार को प्रतिदिन नगद कन्वेंस के रूप में देना शुरू किया जाए। अभी तक बहुत लेटरबाजी हो गई है, बहुत सारी कागजी कार्रवाई हो गई है, लेकिन मिलना शुरू नहीं हुआ है लोगों को पैसा। तो वो 500 रुपए कन्वेंस जो है हर कलाकार को मिलना शुरू हो नगद प्रतिदिन। कुछ सालों से कन्वेंस बंद रखा है। इसमें कुछ जो प्रोड्यूसर हैं जिनकी वजह से ये सारी तकलीफें आई हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारे सारे कलाकार जो हैं, जो स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, जिनके पास अभी ढंग से ना तो इस मुंबई शहर में घर है ना खुद का अपने व्हीकल्स है, तो वो आज बहुत फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। आंदोलन से जुड़े आर्टिस्ट ने बताया है कि कुछ साल पहले तक उन्हें शूटिंग स्थल पर आने जाने के लिए कन्वेंस मिलता था, जो अब बंद कर दिया गया है। मांगने पर फिल्म निर्माता आर्टिस्टों को ब्लैकलिस्ट कर देता है या फिर काम ही नहीं देता। उनका कहना है कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जॉनी लीवर और सचिव धर्मेश तिवारी के अलावा शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसी कई हस्तियां एसोसिएशन से जुड़ी है। वहीं इस मामले में इन्हें राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है।
आम आदमी पार्टी ने इन्हें समर्थन देने की घोषणा की है और समर्थन में रैली भी निकाला और साथ ही प्रदर्शन भी किया। आम आदमी पार्टी के जो मुंबई के लोग हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और उनको उस तरह से खबर मिली है, वो अपने रूप में हमें सपोर्ट करने आए हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यदि ये लोग फिल्म निर्माताओं से कहे तो आर्टिस्टों का कन्विंस भत्ता जो 500 रुपए होना चाहिए शुरू हो सकता है। उन्होंने काम के 8 घंटे ही तय करने की मांग की है। आरिफ शेख के मुताबिक यदि उनकी मांग पर अगले 5 दिनों में ध्यान नहीं दिया गया तो आर्टिस्टों के पास अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। फिलहाल मुंबई फास्ट में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।